चलिए बढ़ेंगे आगे और अब आपको दिखाते हैं एक लुटेरा बंदर जिसने कोरोना टेस्टिंग का सैंपल ही छीन लिया। खा कैसे रहा है? स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मेरठ की हैं, कुछ सैंपल नीचे भी गिरे जहां कोरोना जांच के लिए ले जाया जा रहा एक सैंपल बंदर ने इसमें आ रहा है भैया, देखो लूट लिया और फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इस सैंपल लूट का वीडियो खूब वायरल है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक बंदर के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं है। बहरहाल मेडिकल टीम को संदिग्ध मरीज का दोबारा सैंपल लेना पड़ा। वो खा रहा है गिलप्स सब। अरे यार, कुछ सैंपल नीचे भी गिरे। खोले ना ये इसमें आ रहा है भैया, देखो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ एकदम क्लियर। लो बाकी बंदर आ गए वहाँ। मेरठ में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है तो हैदराबाद में एक बार फिर तेंदुए की दहशत है। कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर इलाके में जो तेंदुआ नजर आया था वो तेंदुआ एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस बार यह तेंदुआ राजेंद्र नगर यूनिवर्सिटी के कैमरे में कैद हुआ है। राजेंद्र नगर पुलिस ने लोगों को तेंदुए से सावधान किया है और घरों में रहने के लिए कहा। हालांकि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। क्या 1 जून से लॉकडाउन 5.0 लागू होगा? सरकारी तंत्र इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटा है, लेकिन तेजी से बढ़ते संक्रमण के आंकड़े आंख दिखा रहे हैं और बता रहे हैं अगर अब भी नहीं सुधरे तो सत्यानाश होगा। दो हफ्तों से औसत संक्रमण 6000 के पार। लॉकडाउन के अलावा और क्या है हथियार? अब भी नहीं संभले तो मचेगा हाहाकार। पिछले तकरीबन 15 दिन की बात करें तो प्रतिदिन का जो एक औसत जो है वो 6000 के आसपास मामलों का निकल के आ रहा है। तकरीबन 6000 के आसपास रोज के नए केस सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। सवाल ये है कि रविवार के बाद क्या होगा? कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद अब खत्म होने वाली है, लेकिन घटने की बजाय कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन 4 के बीते 12 दिनों की बात करें तो कोरोना के 70,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि करीब 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 मई से देश में लॉकडाउन 4 को लागू किया गया। उस दिन देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 96,169 थी। इसमें से 3,029 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 36,823 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके थे। उस दिन कोरोना के 5,242 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,706 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा अब 71,000 को पार कर चुका है। मतलब ये कि अब देश में कुल एक्टिव केस की संख्या करीब 90,000 है। राहत की बात है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की। उनसे जो लॉकडाउन है 4 उसका फीडबैक लिया। उसके साथ साथ आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए उसके बारे में भी उनसे जानकारी ली। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री ने राज्य सरकारों से पूछा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या खत्म किया जाए, कोरोना की रोकथाम में और क्या कदम उठाए जाएं। अब सवाल है कि लॉकडाउन को लेकर विपक्ष क्या चाहता है। लॉकडाउन करना और कभी बंद करना कभी खोलना ये अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे लगता है कि हमें कोरोना के साथ अपनी सेफ्टी के साथ लेकर कैसे जीना है, इसके लिए हर व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। लॉकडाउन में ढील देने के बाद सड़कों पर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ट्रेन और हवाई जहाज की सेवा शुरू करने के बाद संक्रमण तेजी से एक से दूसरी जगह पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकारी सख्ती कम की जाएगी तो फिर हालात क्या होंगे, और अगर लॉकडाउन में सख्ती लाई गई तो फिर डगमगाती अर्थव्यवस्था का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
निजी स्कूल शिक्षा परिवार का बड़ा फैसला, एक साथ नहीं किश्तों में लेंगे फीस। प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। फीस के लिए स्कूल में कमेटी गठित की जाएगी। प्रिंसिपल एक शिक्षक के साथ पेरेंट्स भी कमेटी में शामिल होंगे। 3 महीने की फीस 9 महीने में जमा कराई जा सकेगी। और अब हम एक निर्णय पे पहुंचे। हमने 3 बड़े फैसले लिए हैं। अगले साल कोई फीस में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात जो फीस है वो यथावत रहेगी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा फैसला लिया है कि जो 3 महीने की 3 किस्तों में ली जाती थी फीस, अब वो 3 किस्तों में नहीं लेके हम 9 किस्तों में लेंगे, ताकि पेरेंट्स पे कोई भार नहीं पड़े। और तीसरा जो और भी बड़ा फैसला है वो ये है कि लॉकडाउन अवधि के जो 3 महीने का एक ड्यू हो गया, उस ड्यू सेशन को पेरेंट्स से हम सीधे वसूलने के बजाय एक एप्लीकेशन लेंगे। जो पेरेंट्स अगर सक्षम है जमा करा सकते हैं, हम उनको धन्यवाद देकर हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि वो जमा कराएं, ताकि हम टीचर्स को वेतन और बाकी खर्चे चुका सकें। लेकिन यदि किसी पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति खराब है, वो चुका नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में वो एक एप्लीकेशन दे दे। खबर जयपुर से, जहां नगर निगम में कोरोना से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से निगम में ये छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि हाल ही में WHO ने हाइपोक्लोराइड के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, लेकिन निगम इसका छिड़काव कर रहा है। श्रीगंगानगर से लगे पाक बॉर्डर से टिड्डियों का अटैक जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा पर भी खतरा मंडरा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार हवा का रुख पलटते ही लाखों करोड़ों की तादाद में ये टिड्डियां पंजाब और हरियाणा का रुख कर लेंगी। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर GR मटोरिया से बात की श्रीनगर संवाददाता अशोक शर्मा ने। सीमा पार पाकिस्तान से आ रही टिड्डियों का मूवमेंट लगातार जारी है। श्री गंगानगर जिले सहित पड़ोसी जिला हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर सहित प्रदेश भर में इन टिड्डियों की दस्तक दे चुकी है। अभी जो टिड्डियां गंगानगर जिले में प्रवेश कर रही है वो पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही है, और ये लगभग वो टिड्डियां हैं जो पाकिस्तान में सर्दी के बाद में ब्रीडिंग हुई है और यहाँ की लोकल जो बढ़ करके निकली है। इसलिए ये ज़्यादा हवा के रुख के ऊपर डिपेंड कर रही है, और हवा के रुख के हिसाब से जब अब जो हवाएं चल रही है वो अपने पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, दक्षिण पश्चिम से लेकर के और पूर्व उत्तर की तरफ चल रही है। उस स्थिति के अंदर अभी तक ये कंट्रोल हो रही है गंगानगर जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और एक दिन जरूर ये स्थिति रही कि गंगानगर से सीधा निकल के गड़साना से निकली और वो बीकानेर में जाकर के उसका पड़ा हुआ, और बीकानेर से आगे तक वो निकलती गई और राजस्थान में काफी आगे तक चली गई। टिड्डियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। किस हद तक नुकसान पहुंचाया है, और साथ में पंजाब के कृषि विभाग के साथ साथ किसानों को किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए कि उनको उन टिड्डियों दलों से मुकाबला कर सकें और कम से कम नुकसान पहुंचे। गंगानगर जिले में लगभग 4000 हेक्टेयर में जो है बीटी कॉटन की सोइंग को 15 दिन 20 दिन पहले की उगी हुई थी। उसके अंदर 4 पत्ते 6 पत्ते की अवस्था थी। उन पत्तियों को खाने से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। 50% से लेकर 100% तक नुकसान कुछ खेतों में देखने को मिला है। और ये अगर ये पंजाब में जाती है तो इसके अंदर कॉटन की यही स्टेज की कॉटन वहां भी मिल रही है, तो उस स्टेज में वहां भी वो नुकसान कर सकती है। हवाओं का रुख बदलते ही टिड्डियां एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। साथ में इनका ये भी पंजाब के कृषि विभाग और साथ में वहां के किसानों को राय है कि वो अभी से तैयार रहें, अलर्ट रहें और अपनी फसल को टिड्डियों के हमले से बचाकर रखें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। मरुथरा सहित देश के कई राज्यों में मंडरा रही आसमानी आफत को पिछले 25 सालों का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। लेकिन टिड्डियों के इस आतंक को अब अवसर में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। आसमानी आफत का अब होगा अंत। अवसर में तब्दील होगा उड़ता आतंक। ये आफत अब आदमी का निवाला बन जाएगी। दर्द तो बहुत दिया, यही टिड्डियां दवा बन जाएंगी। फॉरेन के कुछ लिटरेचर्स बताते हैं कि इसमें प्रोटीन 66% के बाद 70% के आसपास इसमें फैट्स होते हैं, दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं।
राजस्थान से राजधानी दिल्ली तक टेरर अब एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में आसमानी आफत मंडरा रही है। 25 सालों के सबसे बड़े टिड्डी हमले ने अन्नदाताओं के मन में आतंक भर दिया है। अभी तक टिड्डियां राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में 47,308 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर यह है कि अब तक दर्द बांट रही ये टिड्डियां बन सकती हैं दवा। जिस इंसान के लिए इन्होंने आफत का पहाड़ खड़ा कर दिया है, उसी इंसान का निवाला बन सकती हैं, क्योंकि टिड्डियों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट रिसर्च करने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये टिड्डियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। अब हम इस टिड्डी पे, क्योंकि ये टिड्डी देखिए 26 ईयर बाद आया है और आया है जब सीवियर इन्फेस्टेशन इसका हुआ है। इस बार हम कर रहे हैं कि इस टिड्डी का जितना भी हम कलेक्शन कर सके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हम निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इस टिड्डी के अंदर किस तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। यानी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू सामने आने पर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ये टिड्डियां बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। दूसरी ओर इस आफत के अंत के लिए नए कीटनाशक पर भी रिसर्च की तैयारी है, क्योंकि फिलहाल जिन कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है वे उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। आजकल जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं पेस्टिसाइड्स के, वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, क्विक लॉकडाउन इफेक्ट उनका होता है। लेकिन हमारे पास रिसर्च नहीं होने की वजह से हम जो पुराने पेस्टिसाइड्स हैं उनको काम में ले रहे हैं। हम अब यह भी एक छोटी मोटी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, हालांकि मेरे पास इसका कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी हम इस सेंटर पे इसका बायोएसिस स्टडी करके जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मैं कल डिपार्टमेंट से बात भी कर रहा था इनके डिप्टी डायरेक्टर सर से कि इस बार जब भी जहां भी आप स्प्रे करें, आप हमें 2 या 3 स्प्रेयर प्रोवाइड करवाएं जिसमें हम नए मॉलिक्यूल्स डाल के देखते हैं उनका कितना % ज्यादा इफेक्ट होता है या वो ज्यादा किल कर पाती हैं। मतलब तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। या तो ये आतंक इंसानों का निवाला बनेगा या फिर असरदार कीटनाशकों से इसका अंत किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। गर्मी से परेशान है तो आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है। मॉनसून देश के बिल्कुल करीब है। नहीं सहने पड़ेंगे लू के थपेड़े। तपती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। बस 2 दिन का करिए इंतजार। सोमवार से बरखा रानी तैयार। जी हां, आसमान से उम्मीद लगाए बैठे लोगों को जल्द राहत मिलेगी। मॉनसून अपने नियत समय पर है और बेहद जल्द, यानी 1 जून को मॉनसून केरल तट पर दस्तक दे देगा। कम दबाव का क्षेत्र जो है वो अरब सागर में बन गया है और ये आगे और मजबूत थोड़ा होगा और जैसे ये आगे की ओर नॉर्थ की ओर मूव करेगा अलोंग द कोस्ट, तो ये अच्छी खासी वर्षा देगा केरला को। भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है और उसी के साथ जो है मॉनसून का आगमन भी होगा 1 तारीख के आसपास जून में। तो 1 जून को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉनसून आ जाएगा केरला में। केरल में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अनुमान है कि 1 हफ्ते के भीतर मॉनसून पूरे दक्षिण भारत को अपनी जद में ले लेगा, लेकिन मॉनसून को उत्तर भारत पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पहले हफ्ते में हो सकता है महाराष्ट्र कोस्ट को तक, कर्नाटका को तो कवर करेगा ही, उसको भी कर लेगा। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, अभी समय है, वक्त है दिल्ली के लिए, क्योंकि आखिरी में आता है ये। और उसके बाद चूंकि मानसून आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि मानसून जो है पल्सेस में आता है, ये नहीं कंटिन्यूसली एक बार नलका खुल गया तो 24 घंटे और 4 महीने चलता ही रहेगा, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। बता दें कि भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। मौसम विभाग ने पहले 5 जून को मानसून के केरल पहुंचने की बात कही थी, लेकिन नई परिस्थितियों के आकलन के बाद मौसम विभाग ने मानसून के पूर्वानुमान में बदलाव कर दिया और बताया कि मौजूदा परिस्थितियां मानसून के आगमन को लेकर बेहद अनुकूल बन गई हैं और स्थितियां ऐसी ही अनुकूल बनी रही तो गर्मी से परेशान आम लोगों के साथ
किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात बीकानेर की करें तो यहां तेज गर्मी का प्रकोप है। हालांकि कल आए अंधड़ के कारण कुछ हद तक तापमान में गिरावट आई है, लेकिन इसके बाद भी गर्मी के तेवर बरकरार है। झुलसाने वाली गर्मी से पुलिसकर्मी भी दो चार हो रहे हैं। पुलिसकर्मियों का कहना है कि भीषण गर्मी में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर डटे हैं। बीकानेर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, तो जो तापमान बढ़ रहा है उससे अब लोगों की जो घर में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं लोग, और इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इस भीषण गर्मी के बीच में अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी तरह से निर्वाह यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा कि बात तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, वो लगातार अपनी ड्यूटी यहाँ पर निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सबसे जो बड़ी परेशानी है वो इन पुलिसकर्मियों की है, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी तो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको जो झुलसाने वाली जो गर्मी है वो परेशान किए हुए है। और खास तौर पे इन्होंने साफ तौर पे कह रखा है कि ये अपने जो ड्यूटी है वो कर्तव्य है वो पूरी तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि भीषण गर्मी चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन्हें यहाँ पर जो ड्यूटी है वो यहाँ पर करनी पड़ेगी। कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ में, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की गर्मी ये पड़ रही है। सर, गर्मी के तेवर किस तरह लग रहे हैं और क्या परेशानी आ रही है? सर, गर्मी तो खूब तेज़ी से बढ़ रही है, और दूसरी बात है कि टेम्परेचर भी है ना काफ़ी तेज़ है, और ट्रैफिक भी है, उसके हिसाब से ड्यूटी तो करनी है। ये तो देश की सेवा है, और आम आदमी भी आते जाते रहे तो उससे भी थोड़ी सी गर्मी तेज़ हो रही है। तो आप मानते हैं कि कुछ दिनों के अंदर जो गर्मी के जो तेवर कम होने चाहिए, ताकि आप लोगों को ड्यूटी करने में किस तरह की परेशानी ना हो? हाँ, कम तो होने चाहिए तेवर तो उसमें, तो उससे क्या ड्यूटी का थोड़ा आनंद आ जाता है। क्योंकि मौसम भी आज क्या है कि हवा चल रही थोड़ी, लेकिन कल तो खुद काफ़ी तेज़ था, और उसके कारण थोड़ा ड्यूटी दोहरी हो रही है हमसे। बिल्कुल मुश्किल के दौर में ये लोग अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये इनका कर्तव्य है और इस कर्तव्य को पूरी तरह से निभा रहे हैं। पूरी तरह से एक पॉइंट कर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, गाड़ियाँ जितनी भी आ रही है उनसे यहाँ पर पूछताछ भी की जा रही है, और इसके साथ ही उन्हें अवेयरनेस भी किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ कोरोना जैसा संक्रमण है वो लगातार परेशान कर रहा है, तो उसी बीच के अंदर जो ये गर्मी के जो तेवर हैं ये भी इनकी परेशानी के लिए सबब बने हुए हैं। ऐसे में ये पुलिसकर्मी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो भीषण गर्मी है उसके तेवर कम हो, ताकि इन्हें थोड़ी बहुत निजात मिल सके। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।